Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. In today's class, we will discuss the applications of atmospheric refraction. But उससे पहले जैसा कि आपको पता है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सीखा कि एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शंस को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कहते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि स्टार ट्विंकल्स कैसे करते हैं और वो पोएम कैसे बनी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स की तरह ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। Then we will discuss the topic the star seems higher than they actually are, मतलब जो तारे होते हैं वो हमें और भी दूर दिखाई देते हैं, ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अरे मैम ये तो पता ही नहीं था कि सनराइज और सनसेट भी एडवांस और डिले मतलब टाइम से पहले और टाइम के बाद हो जाते हैं। इट मीन्स ये कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनास हैं जो हम अपने आगे वाली मीन्स आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर भी सही फॉर्मेशन में लिखना आ जाएगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, तारे चमकते क्यों हैं, ठीक है। तो सबको पता है, यानी कि कहने का मतलब अभी हमने पढ़ा है उस हिसाब से कि द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है तो तारे का टिमटिमाना एक ऐसा प्रोसेस है जो उसमें दिखाई देता है। उसके बाद देखिए कि मेन रीजन क्या कहता है इसके अंदर। तो मेन रीजन ये है कि सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कि स्टार्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं हमारे अर्थ से, ठीक है। तो दे अपीयर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो वो हम उन्हें कैसा सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, ठीक है। भाई हमने बताया, हमें पता है कि हमने बचपन से देखे हैं लाइक हम तारों को गिनते भी हैं खाली बैठे हुए, तारों के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस फॉर्मेशंस भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि तारे बहुत दूर है, जिसकी वजह से उनमें से जो लाइट आ रही है, यानी कि वो खुद कैसे लाइट सोर्सेज है, पॉइंट साइज, पॉइंट की तरह हम उन्हें मान सकते हैं कि पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। अब प्रोसेस क्या होता है, एज द पाथ ऑफ द लाइट, जो भी लाइट का पाथ आ रहा है कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स से जो भी लाइट आ रही है उसका जो रास्ता है गोज चेंजिंग स्लाइटली, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी बताया क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऐसे बनेगी, तो डिफरेंट लेयर में एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। कहीं पर एयर कूल होगी तो डेंसर होगी, कहीं पर एयर क्या होगी बेटा, हॉट होगी तो रेयर की तरह बिहेव करेगी। तो जो भी लाइट रेस स्टार से आती है वो धीरे धीरे उसका पाथ चेंजिंग या स्लाइटली या बदलने लग जाता है। तो फिर कहता है कि द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स फ्लक्चुएट, जिसकी वजह से जो उसकी एपरेंट पोजीशन है, लाइट का अमाउंट है वो बदल जाता है। कभी तो रोशनी या जो भी लाइट रेज आ रही है वो क्या दिख रही है, थोड़ी तेज दिखाई दे रही है, कभी वो क्या दिखाई दे रही है, हमें थोड़ी सी डिम दिखाई दे रही है। तो फ्लक्चुएट होती है एंड अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आईज फ्लक्चुएट, और जो भी लाइट का अमाउंट हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ही हम उसको रिप्रोड्यूस या वापस आएंगे तो उसकी एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी हायर दिखती है। तो यहाँ पर मैंने दो टॉपिक कवर करे हैं, पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार करा है, दूसरा एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी उसकी हाई होती है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है। तो रिफ्रैक्शन में मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की डिफरेंट लेयर में एयर की डिफरेंट लेयर्स मिलती है जिनसे डेंसिटी टेम्परेचर अलग हुआ है। तो जो भी लाइट इज अर्थ में स्टार्स के थ्रू आती है वो बार बार फ्लक्चुएट करती है, उनका पाथ डेविएट होता है, बदल जाता है, ठीक है। समझे, अच्छे से समझ में आया, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आया है। बाकी थोड़ा सा एक बार मैं आपको मतलब लाइक बोलूँगी कि आपको प्लीज एक बार या दो बार एनसीईआरटी की बुक अच्छे से रीड करो, ठीक है। इनके आंसर्स बहुत आसान है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको पता है जैसे कि क्या, कि स्टार तो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स नहीं करते हैं,
ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर अगर आप पेपर पैटर्न में लिख के आते हो, पॉइंट्स की फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो, सेकंड में ये, या पैराग्राफिकली लिख सकते हो। अगर आप डायग्राम को बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको लाइक टाइम हो, आपकी स्पीड हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि प्लैनेट या आपके ग्रह जो होते हैं, ठीक है, वैसे भी ग्रह चाल चलती रहती है। ओके इट्स अ जोक अपार्ट। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। सबसे पहले देखिए कि जो प्लैनेट होते हैं, कोई भी प्लैनेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वेरी क्लोज होगा हमारे अर्थ के। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के बहुत पास होते हैं, इसलिए वो कैसे सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट लाइक एक्सटेंडेड। स्टार्स दूर होते हैं तो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है if we consider the planet as a collection of large number of point size source। अब मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर सोर्स ऑफ लाइट्स हैं ऐसे, ठीक है, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, गर्मी आ रही है, तरबूज खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। अब जब लाइट इस पॉइंट सोर्स से आएगी, ठीक है, तो ये देखो लिखा रखा है इसमें भी कि द टोटल चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आईज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो। सपोज करिए कि जब लाइट यहां से इस पॉइंट सोर्स से आई तो लाइट का अमाउंट ज्यादा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, और जब इस पॉइंट से आई तो थोड़ा सा कम हो गया, तो दोनों का जब एवरेज निकाला तो क्या मिला हमें, ओवरऑल रिजल्टेंट जो मिला वो जीरो के बराबर मिला। अब यहाँ पे जीरो के बराबर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जीरो के बराबर कहने का मतलब है कि जब भी लाइट का अमाउंट होगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। कहीं पर ज्यादा है, सपोज 100 लाइट सोर्सेज थे, ठीक है, तो 50 से अमाउंट ज्यादा आया, 50 से लो आया, एवरेज निकाला तो वो इक्वालिटी वाली चीज, यानी कि एक तरीके से जीरो वैल्यू दी उसने हमें कि भाई हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है या बहुत ज्यादा डिम लाइट आ रही है, वो इक्वल देगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि सब लगाते हैं, तो यदि हमारे पास कोई भी एक लाइट है, जैसे वो एक लड़ी होती है दिवाली पे, ठीक है, तो अगर आप उस लड़ी को ऐसे रोल कर देंगे, ठीक है, उसमें जितने भी बल्ब्स हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, फिर वो एक बिग सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। अगर आप उसे कहीं दीवार पे लगा रहे हैं ऊंची तरफ, ठीक है, थोड़ी सी हाइट पे, तो जब आप उसको दूर से देखोगे तो वो एक्सटेंडेड सोर्स होगा लाइट का, जिसमें इंडिविजुअल या पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जिसमें पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है और वो सारी लाइटें जब आएंगी तो वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, उनकी एवरेज वैल्यू जीरो होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास सिंपल लाइट की लड़ी है, 2-3 ऐसे हमने हैंग की हुई है, ठीक है, अपनी वॉल के ऊपर, तो उनमें से लाइट सोर्स जो है दूर से अगर कोई हम देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पर या 3rd-4th फ्लोर के ऊपर, तो वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में प्लैनेट जो होते हैं लार्ज एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, जितनी भी लाइटें उन पॉइंट सोर्सेज से आएंगी उनकी एवरेज अमाउंट हमें जीरो के बराबर मिलेगा, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं और स्टार्स ट्विंकल करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम चलिए लेकर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से अच्छे से इन कंसेप्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर ये एज इट इज आ जाते हैं आपके, और क्लास 12th में भी ये सारे प्रोसेस आपके रिपीट होंगे। अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल लेते हैं फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, तो तब भी मैं कहूँगी कि आपको ये पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे वही एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, तो इसको नोट कर लीजिए। So now let us discuss the last practical application of atmospheric refraction। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे है, ये हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, अब लास्ट बची है, ठीक है, तो इसको भी एनर्जेटिक वे से पढ़ना है आपको। ओके सो चलिए एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एज यू सीन द डायग्राम ऑन द बोर्ड एज वेल एज इन योर बुक्स ऑल्सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग दैट बुक्स। सो जब भी हम देखते हैं कि जब अर्थ की जो हॉरिजॉन लाइन है एक्चुअली में सन उसके नीचे बिलो द हॉरिजॉन लाइन होता है, ठीक है,
लेकिन जब वो हमें दिखाई देता है सनराइज में 2 मिनट पहले और सनसेट के टाइम पे 2 मिनट बाद, तो टोटल जो टाइमिंग होती है वो 4 मिनट्स की होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, देखो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सबको पता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में है व्हेन सन इज बिलो द हॉरिजन, जब सन हॉरिजन लाइन के नीचे की तरफ है, देन सन्स लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से लाइट आ रही है वो कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस डेंसर एयर से मोर डेंसर एयर की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे लाइट रेज यहाँ पे ट्रेवल करेगी, सन से आएगी तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, तो लेस डेंसर से रिफ्रैक्ट हो जाती है कहाँ पर, ऐसी थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जब भी वो एटमॉस्फेयर में पास होती है, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे चलो प्रिज्म में से कह दीजिए या एटमॉस्फेयर में से, ऐसे ही प्रिज्म में से आपको पता होगा लेस डेंसर से मोर डेंसर में या मोर से लेस में, यानी रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में से, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड बेंड्स हो जाएगी। तो ऐसे ही जब भी हम अर्थ पे खड़े होकर सन को देखते हैं, एक्चुअली में सनराइज के टाइम पर वो बिलो द हॉरिजन है, तो लाइट रेज आपकी डेंसिटी मतलब कहां से कर रही है, लेस डेंसर से मोर में, तो उसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ वो कहां दिखाई देता है हमें, बिलो की जगह अबव द हॉरिजन। अगर मान लीजिए ए पोजीशन पर है तो वो बी पर दिखाई देगा हमें, ठीक है, सनराइज के टाइम पे। और सनसेट के टाइम पर भी सेम फिनोमिना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, इसलिए वो सनसेट के टाइम में अबव होने की बजाय कहां दिखाई देता है 2 मिनट के बाद, बिलो द हॉरिजन, ठीक है। तो इसलिए ये ओवर गैप, यानी कि गैप आ जाता है 4 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन के अंदर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी, ठीक है, आपके लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब्स, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें रेले एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को, लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आगे से एवरी थर्सडे आपको मैं एक क्वेश्चन बैंक दूंगी, लाइक मतलब कुछ क्वेश्चंस हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो थर्सडे को प्रिपेयर रहिएगा, ओके। संडे को आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी कंटेंट की, उसके अलावा जुड़े रहिए, साथ रहिए। नमस्ते।